Good morning, class. So our syllabus has completed. Now we will do the revision. Okay. So first chapter is not for profit organization. According to the organization, क्या करती है ये काम? Social welfare. Only for services rendered and social welfare. ये सारी जो भी है सर्विस रेंडर्ड एक्टिविटी है इसकी, और इसी के साथ साथ क्या काम करना है इसका? सिर्फ सोशल वेलफेयर. कोई भी प्रॉफिट या गेन को अचीव करने का मोटिवेशन इस फॉर्म का नहीं होता. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में जो भी अकाउंट्स है कौन है? फर्स्ट एनपीओ, सेकेंड पार्टनरशिप फर्म, and third is company's account. So we have prepared three types of accounts. First for NPO, not for profit organization, second for partnership firm, and third for company's account. ठीक है. So first we will start NPO. NPO set up for only social welfare. कि केवल सेट ही इसलिए होती है कि उन्हें सोशल वेलफेयर वहां पर करना है. अब यहाँ पर सोशल वेलफेयर करना है तो क्वेश्चन है कि इसके पास इनकम कहाँ से होगी? जब कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, सर्विस स्टैंडर्ड अगर कोई फर्म है सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए भी तो हमें क्या चाहिए? पैसा. तो पैसे सब कहाँ से आएंगे? वो सब पैसे क्या होते हैं हमारे? चैरिटी, डोनेशन, फीस, सब्सक्रिप्शन, ये अलग अलग टाइप है जिनसे इसको पैसा मिलता है और ये अपनी फर्म को कैरी ऑन करती है. ठीक है. सो फर्स्ट वी हैव प्रिपेयर्ड द अकाउंट्स इन एनपीओ. फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट. रिसिप्ट और पेमेंट जो आपको मिला इन अ करंट ईयर. रिसिप्ट और पेमेंट किसके लिए बनाएंगे? एक रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल क्या है? रिसीव और पेमेंट. क्या मिल रहा है और क्या जा रहा है. तो यहाँ पर कोई चेंजेस हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते. अगर सपोज एक्स ने वाई को 10,000 रुपीज दिए तो आप इसको ना तो 10,000 से 20,000 कर सकते हो और ना 10,000 से 9,000. अपने अकॉर्डिंग यू कैन बी चेंज. कोई भी चेंज आप इसकी अमाउंट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते. तो यहाँ पर इसने कहा कि फर्स्ट अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो एक रियल अकाउंट है और जहाँ पर रिसिप्ट जो भी हमें मिलेगा डेबिट साइड विल बी यूज एंड क्रेडिट विल बी पेड. ठीक है. इसके बाद सेकंड अकाउंट विल प्रिपेयर अब इनकम और एक्सपेंडिचर. जो हमारी पेमेंट्स होती हैं वो सब किस में ट्रांसफर हो जाती है? इनकम में. और रिसिप्ट जो है वो सब किस में चली जाएगी? एक्सपेंडिचर. एंड एट द एंड वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट. अब यहाँ पर भी बैलेंस शीट जो है वो टू टाइप्स की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग. सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन अकाउंट. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एवरी ईयर. 3 नंबर का एक क्वेश्चन है परमानेंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट. तो 10 मार्क्स का एक सिंगल चैप्टर है जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर 6 मार्क्स, 3 मार्क्स सब्सक्रिप्शन और 1 मार्क्स का कोई भी एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स या फिर कोई फिगर. समझ आ गया? चलिए अब बुक अपनी निकालिए. आज जिसके पास बुक नहीं है वो कल से अपना बुक लेके आएंगे फर्स्ट पार्ट में. ठीक है. बुक है सबके पास? अब सेकंड पार्ट खत्म हो गया तो सेकंड पार्ट में पूरा लिखना. लिखिए फर्स्ट. चलिए सिर्फ नाम लिखना है, उसको भी डिस्क्राइब करेंगे. होमवर्क में तो सब रिटन कर लिया होगा नोट्स. कुछ है नोट्स? थ्योरी के कुछ नोट्स किए हैं किसी ने? जिनकी नोटबुक चेक होकर आ रही है उनका तो पता है, बाकी जो बच्चे हैं first the meaning of NPO. First the meaning of NPO are set up with the objective with the setup objectives of social welfare. नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके? लाइक schools, colleges,
ठीक है, तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है एनपीओ के। नेक्स्ट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग विच अमाउंट ओनली फॉर यूज द स्पेसिफिक पर्पज। ऐसा पैसा जो हमारे पास है, जमा है, लेकिन हम उस पैसे को सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही खर्च करेंगे। दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग फंड, फंड अकाउंटिंग। तो उसको हम, फंड का मतलब कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हमने किया किसी स्पेसिफिक पर्पज को कंप्लीट करने के लिए, किसी अपने ऐसे मोटिवेशन को या किसी ऐसे अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हमारी अकाउंटिंग क्या है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, लिखिए यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, यूज फॉर ओनली स्पेसिफिक पर्पज which they have been contributed by the donors, सो हमारे पास क्या है? एक अमाउंट है जो किसने हमें दिया है? हमारे डोनर्स ने। और उन डोनर्स की कंडीशन क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए मैंने आपको डोनेशन दी है, चैरिटी दी है, आपको ये पैसा सिर्फ उसी पर्पस के लिए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। एंडोमेंट फंड, एग्जाम्पल गिफ्ट। एंडोमेंट फंड, एग्जाम्पल गिफ्ट। सेकंड एन्युटी फंड, प्राइज, एग्जाम्पल प्राइज। सो थर्ड फिक्स्ड एसेट्स फंड। फिक्स्ड एसेट्स फंड, एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग। लोन फंड, ग्रांट लोन to staff members। Price fund, price distributions। एन्युटी फंड, रेगुलर पेमेंट्स। वन मार्क का क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकते हैं। एन्युटी फंड का एग्जांपल बताइए। फिक्स एसेट का कोई एग्जांपल इन एनपीओ फिलअप में आ सकता है या एमसीक्यू में कहीं पे भी। वन मार्क का क्वेश्चन है। डन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंड। सो फंड्स आर 5 टाइप्स। फर्स्ट एंडोमेंट फंड, एग्जांपल इज गिफ्ट। कि ऐसा पैसा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, सपोज आपके फ्रेंड का कोई बर्थडे है या कुछ है और आपको लगता है कि मम्मी 500 नहीं देगी, तो जब मम्मी पॉकेट मनी देती है या कहीं से भी थोड़ा कुछ मिल जाता है पैसा, तो हम उसको धीरे धीरे रिजर्व करते रहते हैं। और हम उस एक क्या है हमारा पर्पज कि अपने फ्रेंड के लिए हमें ये चीज जो है वो गिफ्ट कर देंगे। तो वो सारे हमारे फंड क्या होते हैं? एंडोमेंट फंड। तो ऐसे ही कोई भी एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी क्या करती है कि जब कोई
बड़ा एक आप स्पेशल परफॉर्म करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी में या हमारे इंस्टीट्यूशंस में कोई आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस में आ रहा है, तो उनको जैसा हम डोनेशन ले रहे हैं, जैसे चैरिटी हम उनसे ले रहे हैं, वैसा हमें उनके लिए गिफ्ट भी अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोनमेंट फंड की हमने कुछ पैसा ऐसा रिजर्व किया हुआ है कि जो भी स्पेशल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसी एक्टिविटी हेल्प करेगी तो उसके एवज में हमें वो गिफ्ट अरेंज कर देंगे। ठीक है, एन्युटी फंड रेगुलर पेमेंट्स कि जिनसे हम रेगुलर पेमेंट्स करते रहते हैं अपनी फर्म के ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट फिक्स एसेट कि आपको ऐसा पैसा मिल रहा है अपने डोनर से जो आपको कह रहा है कि सिर्फ यू कैन परचेज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, केवल आपको उसी चीज के लिए वो फिक्स एसेट एज अमाउंट पे कर है। तो इसका मतलब फिक्स एसेट फंड कि आपको एक लैंड खरीदनी है या बिल्डिंग में बनानी है तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा डोनेशन मिलता है हर साल और आप उसको रिजर्व करते रहते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि हमें आफ्टर 5 ईयर या 6 ईयर एक अनाथालय बनाना है या कोई हॉस्पिटल बनाना है, अपने जो हमारे पास बच्चे हैं या कोई लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज करनी है, तो उन सब चीजों के लिए। ठीक है, लोन फंड ग्रांट लोन टू स्टाफ मेंबर की ऐसे पैसे जिनसे हम अपने एम्प्लॉयज को विदाउट इंटरेस्ट या मिनिमम इंटरेस्ट रेट में हम उनको लोन प्रोवाइड कर सके अगर उनको उसकी नीड हो। नेक्स्ट प्राइज फंड, प्राइज क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर कोई प्राइज हेड ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हमारे क्या कहते प्ले मतलब हमारे क्रिकेट्स वगैरह कराती है, फुटबॉल्स कराती है, स्पोर्ट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर वो फंड इकट्ठे करती रहती है अपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, कैपिटल फंड एंड जनरल फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, जनरल फंड and capital fund, those funds which can be used organization anywhere, which fund organization can be used any type of activity या फिर anywhere जहाँ वो चाहे। तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा, which can be used any type of activity, ब्रैकेट लिख सकते हो anywhere। These are the specific purpose fund। यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये सारे फंड जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इकट्ठे हो रहे हैं और उन्हीं के लिए हमें एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, खर्चे करने पड़ेंगे। तो ये सारे फंड ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड फंड कि हम इनको रिस्ट्रिक्टेड फंड भी कह सकते हैं कि जिस चीज के लिए पैसा आप रिजर्व कर रहे हो, फंड इकट्ठे कर रहे हो, उन्हीं में आपको ये सारी अमाउंट खर्च करनी पड़ेगी। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड उसने कहा कि कुछ ऐसे जैसे जनरल डोनेशन है, डोनेशन हैज टू टाइप, फर्स्ट जनरल और सेकंड स्पेसिफिक। तो जनरल डोनेशन में क्या होता है कि आपको कुछ पैसा मिला, कोई अमाउंट मिली, आप उसको जहां चाहे जहां आपको लगे जरूरत है वहां खर्च कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक जो आपकी डोनेशन है उसको आप वहीं खर्च करोगे जहां पर डोनर जो है चाहता है, डोनर जो डोनर की विश है उसी के अकॉर्डिंग आपको वो खर्च करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक पर्पस के भी हमारे फंड है और रिस्ट्रिक्टेड फंड भी हम इनको कह सकते हैं। सेकंड है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, कैपिटल फंड और जनरल। तो जो पैसे आपके पास हैं जिनको आप जहां जरूरत पड़े वहां पर आप खर्च कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बुक्स ऑफ एनपीओ, बुक्स ऑफ एनपीओ, बुक्स ऑफ एनपीओ। कैश बुक, मेंबर्स रजिस्टर, members register and register of assets and register of assets। So every organization should be having 3 books। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 बुक्स जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। फर्स्ट कैश बुक कि कितना रिसिप्ट और पेमेंट एक ड्यूरिंग ईयर में आपको मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग कितनी पेमेंट्स आप अपने ड्यूरिंग ईयर में यूज कर रहे हो, तो सारी डिटेल उसकी होनी चाहिए उसकी कैश बुक में।
Second, members register, how many members are doing the work in your organization, कितने वर्कर्स है, कितनी एम्प्लॉयज हैं, कितने मेंबर्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रेगुलर है या जो बाहर से आकर के जॉब करते हैं या बाहर से आकर के काम करते हैं, आपके डोनर कितने हैं, आपके चैरिटेबल ट्रस्ट कितनी हैं, आपके पास जो सब्सक्रिप्शंस है वो कैसे रिसीव हो रहा है, तो ये सारी चीजें कि मेंबर्स रजिस्टर भी उसके पास होना चाहिए। एंड थर्ड इज रजिस्टर ऑफ एसेट्स, कि जितनी भी एसेट एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है वो सारी एसेट्स क्या हैं, कहाँ से अरेंज हुई, किसने डोनेट की, कहाँ से चैरिटी मिली, फंड कैसे इकट्ठे हुए, तो इन सारी डिटेल्स के लिए कि रजिस्टर ऑफ एसेट्स, तो 3 बुक्स आर मैंडेटरी फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 जो बुक्स है ये जरूर होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Kinds of financial statement. First, receipts and payment, income expenditure and balance sheet. ठीक है, these are the financial statement which have prepared a organization. Next, subscription. Next, subscription. Subscription, when the members of a club, when the members of a club, when the members of a club or society, members of a club or society contribute a periodical amount to keep their membership alive, to keep their membership alive. ठीक है, सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर सपोज एक हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में 2 तरह के लोग आते हैं जो अपना ट्रीटमेंट करते हैं। एक है जिनके पास लाइफ मेंबरशिप फीस है, और सेकंड कौन है जो सोसाइटी में रहते हैं और अपना डेली या जब भी कुछ जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसे मेंबर भी हैं जो लाइफ मेंबरशिप में है और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी अमाउंट को धीरे धीरे अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए जब तक वो जीवित रहेंगे। सेकेंड, इस सोसाइटी में जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक्टिविटी जब उनको जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट की वो आते हैं, पेमेंट करते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये हॉस्पिटल सिर्फ इन्हीं के लिए है, नहीं। एक हमारा जो हिमालयन और ये हॉस्पिटल है ये एक एग्जांपल है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ये ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म नहीं है। तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो 2 लोगों के लिए है जो आउटसाइडर है। सो द फॉर्मेट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ amount of subscription to be shown in income and expenditure account. Particulars amount. First, subscription received during the current year as per receipt and payment account. Add subscription outstanding at the end. Next, add subscription
subscription received in advance in the beginning less subscription advance outstanding at the beginning. Less subscription received in advance at the end. Subscription credit to income expenditure account. ओके सबका? चलो देखो ये हमारे पास फॉर्मेट है और जब हमारे पास सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होती है तो कैसे हमें उसे कैलकुलेट करना है। रिसिप्ट और पेमेंट में बताया कि रिसिप्ट और पेमेंट में अगर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट शो हो रही है तो हम आउटस्टैंडिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग प्लस, एडवांस माइनस और करंट ईयर में जो भी रिसीव हुआ इन कैश वो हम ट्रांसफर कर देंगे एज इट इज, ठीक है, अपनी एडजस्टमेंट के साथ। लेकिन जब हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर आ रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन की अगर एडिशनल ट्रांजैक्शंस है, एडिशनल वहां पर एडजस्टमेंट है तो हमें उनके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो जैसे मैं बता रही हूँ कि तो हमें उसको कुछ नहीं छेड़ना है, तो सिर्फ हमें करंट ईयर की अमाउंट को लेना है और उसको ट्रांसफर करना है इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि ये एडजस्टमेंट करनी है तो हमें उसको डायरेक्ट, अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि आउटस्टैंडिंग है तो प्लस और एडवांस है तो माइनस। यहाँ पे जाके थोड़ा सा कंसेप्ट है वो चेंज हो जाता है कि आउटस्टैंडिंग कौन से प्लस होंगे और एडवांस कौन से माइनस होंगे, उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, जैसे इसने कहा कि सबसे पहले हमें अमाउंट लेके आनी है इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर, जो हमें रिसिप्ट और पेमेंट में सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिला इन करंट ईयर वो हमारे पास आई। अब हमें यहाँ पर टू ट्रांजैक्शंस है जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस से रिलेटेड है, प्लस करनी है और टू ही ट्रांजैक्शन हमें माइनस करनी है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले समझेंगे। अब सपोज हमारे पास ईयर है प्रीवियस, करंट और एडवांस, 3 साल हमारे पास है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017, एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 2017 क्या लिखा वहां पर, ऐड करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
ये एडवांस है, एडवांस ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये प्लस करना है। इसके बाद लेस क्या करना है, ऐड क्या करना है दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस ईयर ये है, इन द बिगिनिंग। इन दोनों ईयर की अगर ट्रांजैक्शन होगी तो प्लस। फॉर्मेट दूसरा क्या करें, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग है, आउटस्टैंडिंग भी है, ये अमाउंट आई। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द एंड, ये दोनों ट्रांजैक्शन माइनस। अब लेकिन अगर हमने ये नहीं किया, ये हम नहीं करेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि आउटस्टैंडिंग उसने हमें लिख के बताया, जब हमें वहां पे ट्रांजैक्शंस मिलेगी, एडजस्टमेंट होगी, तो वहां 31 मार्च 1 अप्रैल ये भी लिखा होगा। ये नहीं होगा तो ईयर होगा। तो अगर ईयर है तब भी तुम्हें ये चीज बनानी पड़ेगी। इसको बिना बनाए आउटस्टैंडिंग एडवांस प्लस और माइनस करोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन उसने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, कैलकुलेट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि जब हम सब्सक्रिप्शन में ये कैलकुलेशन करेंगे, जो फाइनल अमाउंट होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे अपने इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ आया? तो ये जब तक नहीं बनेगा तब तक सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारी गलत होगी। क्योंकि देखो अब अगर यहाँ पर हमारे पास आउटस्टैंडिंग है तो हम इसको नहीं समझेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब हम कहते हैं पिछले साल का। अगर इसने यहाँ पे ईयर दिया, ये सारे ट्रांजेक्शन दिए, तो तुम यहाँ पर 2018 का वहां पर प्लस कर दोगे, 19 का माइनस कर दोगे। लेकिन जब ये कह रहा है कि 1 अप्रैल अगर 17 था तो ये आउटस्टैंडिंग था, इसको प्लस करना था, तुमने प्लस किसको कर दिया, इसको, क्योंकि इसको भी तो हम आउटस्टैंडिंग मान रहे हैं ना भाई। ईयर तो ये पिछले साल का ही है, आउटस्टैंडिंग ही रहेगा। लेकिन हमने किस पे ध्यान नहीं दिया कि वो बिगिनिंग का था या फिर वो एंडिंग का था। फॉर्मेट क्या कह रहा है कि बिगिनिंग और एंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग एंडिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस, इन दोनों को ध्यान में रख के हमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ आया? चलिए क्वेश्चन की ओर तुम्हारी में देखो सब। एग्जाम्पल है एक,